दोस्तों आप सभी से मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, यदि आप चाह रहे हैं आज की क्लास में आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आए और आपको रट जाए यहीं पे, तो गाइज़ आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इस पूरे वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग 2021 बोर्ड एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में वैसे ही पैटर्न पे देखने को मिलेंगे, वैसे ही क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को भी मिल सकता है। मैं आपको इसी में साथ में बताऊँगा। सभी बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है और वो खुशखबरी इस प्रकार है कि आप सभी बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इस बार के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें टोटल आपके क्वेश्चंस को डबल कर दिया गया। जैसा कि पहले आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे थे और अब से जो है आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको 100 क्वेश्चंस में से केवल 50 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। गाइज आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा पे, जहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड के से जुड़े हुए इंग्लिश का जो क्वेश्चंस है, इंग्लिश रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं उन सभी को हम सॉल्व करते हैं हम सभी साथ मिल करके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो सीरीज़। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए आपके पास एक नंबर भी दे रहा हूं। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप प्लीज़ इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आप अपनी क्वेश्चंस क्वेरीज़ भेजें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरी तरह से क्वेश्चंस आपको वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके इस बार 2021 में आ भी सकते हैं। वैसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे हम क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। सिविलाइजेशन सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये आपका लेसन नंबर 1 महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, जिनकी ऑटोबायोग्राफी जो है आप यदि आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वैसे मैं आपको बता दूंगा बट अब अगर याद है तो आप जरूर मुझे बताएं। Civilization in the real sense of the term consists not in multiplication of wants। सिविलाइजेशन का वास्तविक अर्थ ये है कि हमारी चाहतों को गुणनफल में मल्टीप्लिकेशन, जैसे आज आपके पास सपोज डेट आपके पास 10 रुपये हैं तो आप सोचोगे कल मुझे 10 का 10 गुना मिले, मतलब जो है ये कभी कमती नहीं, अर्थात आपको 100 रुपये चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है। तो सिविलाइजेशन जो है उसका वास्तविक अर्थ ये है कि हमारी चाहतों को मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि वेयरस, जबकि इट कंसिस्ट इन रिस्ट्रिक्टिंग, यह इसमें क्या बात होती है, रिस्ट्रिक्ट करना, इसे रोकना, आवर वांट्स, हमारी जो चाहते हैं उसे रोकना, डेलिबरेटली एंड वॉलेंटरली, मतलब या तो अपनी इच्छा से, उसे हमें अपनी इच्छा से या जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर, वॉलेंटरी स्वयं इच्छा से जो है उसे रोकना ही जो है सिविलाइजेशन है। तो फिर से आप समझेंगे, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट। सिविलाइजेशन का वास्तविक अर्थ वस्तुओं, चाहतों की गुणनफल नहीं अपितु उस चाहतों को जानबूझकर अपनी इच्छा से रोकना ही सिविलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे पूर्वजों ने हम सभी को डिस्यूड अलग क्यों रखा, किस चीज़ से अलग क्यों रखा, लग्जरी और प्लेजर से, आरामदायक वस्तुओं से, ये जो आराम की चीज़ें उससे हमें अलग क्यों रखा। आंसर है, आवर एंसेस्टर्स ऑब्जर्व डाइट अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी। हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, इस चीज़ को समझा कि एक मनुष्य जो है बिना आवश्यकता का वह खुश नहीं हो सकता है। जब तक उसे कोई आवश्यकता नहीं होगी वो खुश नहीं होगा। बिकॉज ही इज़ रिच और अ मैन हु इज़ पुअर इज़ अनहैप्पी। अब ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति यदि अमीर है तो हमेशा खुशी रहे, और ये भी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि गरीब है तो हमेशा दुखी रहे। वैसे ऐसा देखा गया है, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। जो अमीर लोग होते हैं वो अक्सर देखे जाते हैं, क्या देखे जाते हैं, तो वो खुशी में नहीं, वो दुख में ही देखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा चिंता रहती है कि मैं अपने बिजनेस को और कैसे डेवलप करूं, मैं और क्या करूं। आज जैसे कि आप देख रहे हो अंबानी को, हमारे जो अभी सबसे जो वर्ल्ड में नंबर 5th रैंक को अभी हासिल कर रहे, 5th 6th रैंक पे आ रहे हैं, वो भी जो है आज यही सोच रहे हैं कि आज मैं अपने बिजनेस को और क्या करूं जितनी ग्रो करे। तो हमेशा वो इस तरह की चीज़ों में, चिंताओं में रहते ही, जबकि जो गरीब लोग हैं, द पुअर टू बी हैप्पी, जो गरीब लोग हैं उन्हें उतनी चिंता नहीं है, वो बस इतना समझते चलो ईश्वर ने हमें दे दिया, उसी में जितना दिया उसमें खुश रहने की कोशिश करो। तो ये चीज़ें हैं। सो दे डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। इसी सभी वजह से, ये सभी कारणों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें इस तरह की चीज़ों से, खुशियों से बहुत दूर रखने की कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड सेबीज टीचर बिकम एंग्री विथ हिम। सेबी के शिक्षक जो है सेबी से क्यों गुस्सा हो जाते हैं। ये समय उस समय की कहानी है जिस दिन सेबी
डेस्क के नीचे जो है वो अपने 5 इंच के लंबे लौकी को जो है पॉलिश कर रहा था। और उस समय जो क्लास जो चल रही थी वो एक्चुअली एथिक्स की क्लास थी। और ये जो लेसन जो है जहाँ से आपका क्वेश्चन लिया गया है वो आपका लेसन है एन आर्टिस्ट। जिसे लिखने वाले कौन है आप लोग कमेंट करेंगे क्या? कर ही देंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो गाइज। आप सभी की अब मंजिलें दूर नहीं है, आप बहुत करीब पहुंच चुके हो और आप मेरे साथ जुड़े रहो। आप सभी के अब समझ ही रहो कि आपके पास 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। आप मेरे साथ रेगुलर वीडियो में आओ, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके 50 आउट ऑफ 50 आएंगे। एक नंबर मैं नहीं कटने दूंगा गाइज, आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहें। तो इसमें वहाँ पे जो है वो एथिक्स के टीचर जो रहते हैं वो इसे पकड़ लेते हैं, जिस वजह से जो है इसे बहुत ज़्यादा डांट लगती है। तो आखिर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि सेबी के टीचर क्यों गुस्सा होते। तो सेबीज टीचर बिकेम एंग्री विथ हिम। ये तो देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है सेबीज टीचर बिकेम एंग्री विथ हिम, यहाँ तक क्वेश्चन है। बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास पीरियड, जो क्लास का जो दौरान चल रहा था, क्लास की जो पीरियड चल रही थी, जो क्लास की जो अवधि चल रही थी, सेबी वॉज पॉलिशिंग न्यू गार्ड अंडर हिज डेस्क। सेबी जो है पॉलिश कर रहा था अपनी नई लौकी, 5 इंच की जो नई लौकी थी उसे अपने डेस्क के नीचे पॉलिश कर रहा था, जिस वजह से सेबी के टीचर ने उसे फटकार लगाया। नंबर 4, व्हाट इज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा के प्रति क्या विचार है। आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। याद है क्या? हाँ जी सर याद है। ऐसा कैसे हो, आप पढ़ा और याद न रहे? बिल्कुल याद होगा आप सभी को। और वहाँ का आपका राइट आंसर होता है एजुकेशन। वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन्स ओपिनियन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार के अनुसार डाइट की एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो शिक्षा जो है वह राष्ट्र को निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है, सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 5, विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग हार्ट रेफर टू। बर्निंग हार्ट ये आपका फायर हिम के अंदरुल्ला के द्वारा लिखा गया है, जो कि वह बिलोंग करते हैं जोरस्तियन रिलीजन से, जिसे हम हिंदी में पारसी धर्म भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि बर्निंग हार्ट किस चीज़ के बारे में बताता। बर्निंग हार्ट अगर कोई बोलता है बर्निंग हार्ट तो आपके दिल और दिमाग में क्या आता है? तो जब भी बर्निंग हार्ट बोलते तो क्या आता है, मतलब कहीं पे बॉडी का, डेड बॉडी का जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, उसी को तो बर्निंग हार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर है बर्निंग हार्ट रेफर्स टू, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, बर्निंग हार्ट रेफर्स टू द प्लेस वेयर यूजुअली डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड। क्रीमेटेड का मतलब होता है दाह संस्कार करना। बर्निंग हार्ट उस जगह, रेफर्स टू द प्लेस, उस प्लेस को, उस जगह को बोला गया है, वेयर जहाँ यूजुअली अक्सर डेड बॉडीज़ जो मृत शरीर हैं आर क्रीमेटेड, उसे जलाया जाता है, उसे दाह संस्कार किया जाता है। नंबर 6, वाई डज द पोएट कॉल मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट। कवि जो है मैकाविटी को मिस्ट्री कैट क्यों बोले हैं? ये आपके टी.एस. एलियट साहब के द्वारा लिखा गया एक पोयम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। क्या आप मुझे बताएंगे इनके 2 और पोयम बुक हैं? नहीं पता है, आप ही बता दो सर। हम पढ़ने आते हैं, हम पढ़ाने तो नहीं आते हैं। तो इनके आप बुक का नाम लिख लेंगे, द वेस्टलैंड है। दूसरे बुक का नाम है एस वेडनेसडे। तीसरे बुक का इनका नाम है 4 क्वार्टेट्स। ये बुक्स आप नाम जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो कवि ने मैकाविटी को मिस्ट्री, रहस्यमय बिल्ली क्यों कहा? तो मैकाविटी इज़ नॉन एज मिस्ट्री कैट। मैकाविटी को जो है एक मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमय बिल्ली, खूंखार बिल्ली बोला गया। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नेवर फाउंडेड आफ्टर कमिटिंग क्राइम। क्योंकि जब भी मैकाविटी जो क्राइम कर देती है उसके बाद उस जगह पे मिलती नहीं है, बहुत होशियार है, वह तुरंत गायब हो जाती है उस जगह से। इसी वजह से तो उसे क्रिमिनल कहा गया है। ही इज़ हिडन पावर, वह छुपा रुस्तम है। मैकाविटी जो है क्राइम करके गायब हो जाता है, यही सब वजह से जो है उसे क्या बोला गया? एक क्रिमिनल बोला गया है। What does the poet think about beauty in an epitaph? कवि जो है an epitaph में क्या सोचते हैं सुंदरता के बारे में? अरे वही लेसन जहाँ पे आपको याद होगा कि जिसमें कवि जो है अपनी जो लेडी जो रहती है, जो बोलते हैं कि वेस्ट कंट्री की जो सबसे सुंदर महिला है, उसके बारे में जो एन एपिटैफ से चल रहे हैं, वॉल्टर डे ला मेरे द्वारा लिखा गया जो आपका पोयम है, बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा पोयम है। वैसे वॉल्टर डे ला मेरे चिल्ड्रन पोइट बनते हैं, ध्यान रखेंगे। उनकी बुक का नाम पीकॉक स्पाई है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो कवि जो है सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं? तो द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, कवि सुंदरता के बारे में सोचते हैं डैट इट इज़ नॉट एवर लास्टिंग, कि यह हमेशा टिकने वाली चीज़ें नहीं है, कि सुंदरता एक ऐसी चीज़ नहीं है आप कितना भी आज अपने वो चेहरे के ऊपर ना ऐसे ऐसे कितना भी लगा लो, वो एक न एक दिन जाने ही वाला है, सारे वेस्टेज ऑफ मनी है। इससे अच्छा आप अपने बॉडी पे लगा लो, बहुत अच्छी रहेगी। इट विल बी वैनिस्ड वन डे, यह एक न एक दिन बर्बाद होना ही होना है। तो द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी
कवि सुंदरता के बारे में उनका ये विचार है डैट कि इट इज़ नॉट एवर लास्टिंग, ये सदा तक नहीं रहने वाली है, हमेशा नहीं रहती है। इट विल बी वैनिस्ड या इट विल बी आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हो, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो जाएगी, यह एक ना एक दिन क्या होगी, बर्बाद हो ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज इन एन एपिटैफ, क्या होगा जब कवि जो है एन एपिटैफ में जब मर जाएंगे, उन्हें बहुत चिंता होता है, अरे जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो प्रेमिका है, जो मेरी जो वाइफ है, ये जो सुंदर सी महिला है जो लेटी रही है कब्र में, उसे कौन याद करेगा। भाई आपकी प्रेमिका, आप ना याद करो, हम याद करके मुझे क्या होने वाला, मुझे कुछ मिलेगा तो नहीं, तो क्यों याद करूँ, अपने से किसी को तो टाइम नहीं। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन द पोएट, और ये देखो इसमें मैंने जल्दी में मेरी मिसप्रिंट हो गई, कोई नहीं मिसप्रिंट नहीं है, चल कोई नहीं, सही है। व्हेन द पोएट डाइज, जब कभी मर जाएंगे, जब कभी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, नोबडी, कोई नहीं, विल रिमेंबर हर, उनकी वाइफ को कोई याद नहीं करेगा। सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और ये वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला है, ये उनको बहुत चिंता हो रही है कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसे कौन याद करेगा आखिरकार। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखी गई है, जो एक आपके इंडियन पोएट बनते हैं। कमला दास जो आपकी एक इंडियन पोएट बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कमला दास जो है वह अपने पुराने उस घर में क्यों इतना ज़्यादा गौरवान्वित होती है। आपको कुछ कुछ याद अगर होगा तो उस घर में वो आप छोड़ चुकी है क्योंकि उनकी दादी माँ का देहांत हो चुका है, और उस घर में जो उनके बेडरूम के पीछे एक कुत्ता घूम रहा है, एक डॉग घूम रहा है, और उनकी किताबों के बीच अमंग द बुक्स एक सांप घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सी वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। जो कमला दास है उन्हें बहुत गर्व होता उस घर में रहने पे, बिकॉज क्योंकि सी गॉट लव, उन्हें मिला है, क्या मिला है, प्यार मिला है, एंड अफेक्शन और स्नेह मिला है फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से, अपनी नानी माँ से उसे बहुत सारा प्यार उन्हें मिला है, जिस वजह से जो है उन्हें आज भी अपने घर पे रहने में, अपनी नानी माँ के घर में रहने में बहुत गर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द फायर हिम से टू द स्पीकर। ये जो फायर हिम जो अग्नि स्तुति जो है कैकेयी अंदरवल्ला में, वह लेखक से क्या कहते हैं। द फायर हिम सेड टू द स्पीकर डैट ही हैड फॉरगिवन हिम। फायर हिम जो है अग्नि स्तुति अग्नि मंत्र जो है वह कवि को कहता है, अरे कैकेयी अंदरवल्ला तुम मत परेशान हो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। क्यों, क्योंकि कवि जो है जोरस्टियन धर्म से बिलोंग करते हैं, पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, और पारसी धर्म में अग्नि में किसी भी बॉडी को सौंप देना एक तरह से पाप माना जाता है, और उन्होंने पाप किया, तो जिस वजह से वो अपने आप को गुनाहगार मान रहे हैं, अपने आप को वह समझ रहे हैं कि मैं एक पूरी तरह से मैं एक क्राइमर हो चुका हूँ, मैंने गुनाह किया है, तो वह बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं, तो अग्नि के सामने वो ऐसा रोते रहते हैं। तो अग्नि स्तुति उनसे, अग्नि मंत्र उनसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें क्या कर दिया है। द फायर हिम सेड टू द स्पीकर दैट ही हैड फॉरगिवन हिम, कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। नाउ ही टुक ओथ, अब कवि जो है शपथ लेते हैं, टू ओवरलुक एंड पार्डन हिम दिस टाइम फॉर द सिन ही कमिटेड। कवि कहते हैं नाउ ही टुक ओथ टू ओवरलुक, अब ये शपथ लेते हैं कि अब टू ओवरलुक, वो भी क्षमा करेंगे, एंड पार्डन हिम, और उसे माफ़ करेंगे, किसे माफ़ करेंगे, फ्रॉम दिस टाइम फॉर द सिन ही कमिटेड, जो वह जो अग्नि जो पूरी तरह से बॉडी को, जो डेड बॉडी को जला नहीं पा रहे हैं, जो उसके हाफ बर्न्ड बॉडीज़ छोड़ देते हैं, हाफ कुक्ड और जले अंग जो उंगलियां छोड़ देते हैं, तो वह एक अग्नि का जो पाप जो हो रहा है, वह कवि कह रहे हैं मैं इस पाप को तुम्हें करने नहीं दूंगा, मैं इस पाप से तुम्हें अवश्य बचा लूँगा, और इसके लिए मैं क्षमा भी करूँगा। वाइज मैकाविटी टर्म्ड क्रिमिनल, मैकाविटी को क्रिमिनल की उपाधि क्यों दी गई है। अरे क्यों दी गई है, क्रिमिनल को क्रिमिनल की उपाधि न दे तो क्या दो, उसको कुछ फ्रेंड की तो उपाधि तो नहीं दे देंगे। तो मैकाविटी इज टर्म्ड अ क्रिमिनल, मैकाविटी को क्रिमिनल की उपाधि दी गई बिकॉज, क्योंकि ही कमिट्स ऑल क्राइम्स, मैकाविटी सारा क्राइम, उस जो टाउन जो था इंग्लैंड का है वहाँ पे सारे जगह पे जो है वह पूरी तरह से क्राइम वो कर देता था। इट कैन ऑल्सो डिफे द लॉ ऑफ इट्स मास्टर, क्या सब करता था वो, वहाँ पे उसके ज्वेलरी केस को चुरा लेता, ज्वेलरी चुरा के ले जाता, फिर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे वो सारे छुपा के फाड़ देता था, सब कुछ कर देता था, इस तरह से सब परेशान कर देता था। इट कैन ऑल्सो डिफे द लॉ ऑफ इट्स मास्टर, जो वह उसके जो मालिक थे, उस जो उसके जो वहाँ के सिटी के जो पुलिस वगैरह जो उन्होंने लॉ बनाया था उस सब को भी वह तोड़ देता था, जिस वजह से मैकाविटी को क्रिमिनल की उपाधि दी गई।
नंबर 12, हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। सेबी के पापा जो थे उन्होंने शिक्षक के कंप्लेंट पे कैसा उनकी प्रतिक्रिया रही। अरे आपके भी घर में याद होगा, जब बचपन में आप 1-2 क्लास में होगी तो आपके टीचर जब कंप्लेंट देते थे तो आपकी क्या होती थी, वही मम्मी वाला चप्पल आपको याद होगा, पापा वाला चप्पल याद होगा ना, वही बिल्कुल इसके साथ भी वही होता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चप्पल कुछ और रहता है। तो सेबीज फादर बिकेम एंग्री एट द टीचर्स कंप्लेंट। सेबी के पापा जो हैं क्या हो गए, तो टीचर की जो बात पे जो है गुस्सा हो गए। ही सीज्ड हिज सन बाय द कॉलर। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने बेटे का कॉलर पकड़ा, जब्त किया एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, और उससे जोर का एक गूंज भरी थप्पड़ उसके कान पे लगाया। ही टुक हिज हैमर। उन्होंने अपना हथौड़ा लिया एंड डिसमिस्ड ऑल द गॉड्स, और सारे लौकियों को जो है उन्होंने बर्बाद कर दिया सिस्टमैटिकली, लाइन बाय लाइन से, पूरे एक एक करके। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आपके भाई अपने भाई की मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस एक बार लाइक दिल से ठोको यार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सभी को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, और यदि आपके भाई की मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक करना ना भूलें। और जो भी दोस्त इस बार नए हैं तो प्लीज़ गाइस इसी पे एक बार सब्सक्राइब कर लें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। भारत में ऐसा कौन सा महान लेसन है जो मतलब इंडिया को ऐसी कौन सी लेसन है जो वेस्ट कंट्री को सिखानी चाहिए, मतलब जो वेस्ट कंट्री को इंडिया को सिखा देनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, द ग्रेट लेसन इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। जो महान जो लेसन है जो हम सब इंडिया के पास, इंडियंस के पास है, वो क्या है, द ग्रेट लेसन इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। ये तो पूरा क्वेश्चन आ गया, वो क्या है, वॉज ह्यूमैनिटी। बस इतना ही तो आंसर है, मानवता का पाठ हमें जो है वेस्ट को सिखाना चाहिए। जैसे आज हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, उनकी कितनी इज्जत करते, उनकी कितनी देख रेख करते, बट वही वेस्ट कंट्री में इस तरह की बातें कुछ नहीं होती है। ऐसी इस वजह से जो है यहाँ पर हमने ऐसा बोला है कि वह ह्यूमैनिटी, उसे मानवता सिखाने की बहुत ज़रूरी है। डैट इज़ आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन एज वेल, जो कि हमारी रीति रिवाज है, हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारे परंपरागत पुराने हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा फॉलो करते हुए सब लोग आते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को क्यों बोला कि ये जो इंडिया जो है यह एक देश ऐसा है जो किसका देश है, तो युवाओं का तो देश है, लेकिन वैसे युवाओं जो हमारे पूर्वज हैं उनकी ये देश है, उनके द्वारा बनाया गया ये देश है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इंडिया को यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, इसे एक ऐसा देश बोला है, कैसा देश, तो युवाओं का देश बोला है। युवाओं, वो भी क्या बोलता हूँ इसे, जो पूर्वजों, जो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी उन युवाओं का देश बोला है। इट इज़ सो, ऐसा, इसीलिए आप देखिए आपका आंसर, ये तो क्वेश्चन यहाँ से पहले तो मैंने लिख दिया यहाँ तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। इट इज़ सो, या ऐसा इसीलिए बोला बिकॉज, क्योंकि आवर पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, क्योंकि हमारा जो पास्ट जो है, जो हमारी जो हमारे जो पूर्वज जो किया था और उनकी जो द्वारा बनाई गई जो रीति रिवाज जो है, कल्चर है, वो मरी नहीं है एंड स्टैटिक, और वह स्थिर भी नहीं है। इट इज़ अलाइव, वह जीवित है, एंड डायनामिक, और वह परिवर्तनशील है, वह बदलती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसमें नया नया उसमें निखारें आती जा रही है। जिन सभी वजह से जो है यह आज हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बन गई है। हु प्लग्स अस फ्रॉम रियल डिलाइट, ये आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो हैं आपके ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई थिंक ये, हाँ जी बिल्कुल, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के क्वेश्चंस हैं। कौन हमें वास्तविकता खुशी से दूर ले जाते हैं, तो इसका छोटा सा आंसर है द मैसेंजर ऑफ डेथ, अर्थात यमदूत जो हैं वही हमें क्या करते हैं, प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, वह हमें क्या करते हैं, हमें ले जाते, किस जगह से ले जाते हैं, तो हमें वास्तविकता जो हमारे अंदर खुशी है उस चीज़ से हमें दूर कर देते हैं। व्हाट मेक्स मेन्स पावर फीबल, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य की शक्ति को बहुत कमज़ोर कर देती है, तो इसका आंसर होगा मैन कांट ब्रिंग ओनली गुड फॉर्च्यून्स। मनुष्य जो है केवल अच्छे दिन, बढ़िया वाले दिन, जो उसमें केवल वो अपने लिए दुख को साइड कर ले और अच्छे अच्छे दिन नहीं ला सकता, और हैप्पीनेस,
और ना ही केवल खुशियाँ ला सकता है। जब जीवन बनी है तो खुशी और गम दोनों होंगे ही होंगे, और जब तक गम नहीं होंगे तो वह जीवन जीने का लोगों को शौक नहीं होगा। गम मतलब कोई बहुत बड़ी गम नहीं, मैं गम कहने का मतलब आपको उस चीज़ की कमी जब तक नहीं होगी तो तब तक आप उस चीज़ का आप कद्र नहीं कर पाओगे। इसीलिए होनी भी चाहिए, बट ज़्यादा कोई गम ना आए किसी के भी जीवन में। आप सभी भी अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहे, ये भी मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। साथ में आप सभी के नंबर भी एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे वाले, बहुत बढ़िया बढ़िया वाले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बट ही ऑलवेज एग्जैगरेट हिज मिसफॉर्च्यून्स। लेकिन मनुष्य तो ला नहीं सकता अपने लिए अच्छे वो दिन, तो क्या करता है हमेशा जो है, जब भी उसके यहाँ दुर्भाग्य के दिन जब आते हैं तो उसे वो क्या करता है, वह बढ़ा चढ़ा कर कहने का काम करता है। जैसे आपने भी सुना होगा कि किसी के घर कोई छोटा मोटा अगर दुख हो गया तो वो उसे क्या वो ऐसे बताता है कि अरे यार मैं क्या बताऊँ कि अरे ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। एक मिनट का इस सॉरी गाइस, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ही कंटिन्यूसली क्राइज ओवर हिज ग्राइफ। और उस चीज़ पे यह जो है लगातार जो है मनुष्य क्या करता है, छोटी सी भी जो दुख आ जाती है तो उसे कई दिनों तक ले करके वह रोते रहता है। दस वीकनेस इन इज हिज पावर, सॉरी दस वीकनेस इज हिज पावर, यहाँ पे सॉरी रॉन्ग हो जाएगा, इज हिज फीबल हो जाएगा। ओके गाइस, फिर से समझते हैं इसका आंसर। मैन कांट ब्रिंग ओनली गुड फॉर्च्यून्स। मनुष्य केवल अच्छे दिन नहीं ला सकता और हैप्पीनेस ना केवल खुशियाँ ला सकता है, बट ही ऑलवेज एग्जेग्रेट्स हिज मिसफॉर्च्यून्स। जबकि वह क्या करता है, जब भी उसे कोई दुख की अगर घड़ी आती है तो उस दुख की घड़ी में वो उसे बढ़ा चढ़ा कर उल्टा कहता ही है, जो आप सभी हम सभी जीवन में देखते ही हैं। बिल्कुल, ही कंटिन्यूसली क्राइज ओवर हिज ग्राइफ। और वो अपने दुख की वजह से वो हमेशा रोते ही रहता है, रोते ही रहता है। दस वीकनेस इज इज फीवल। और यही जो वीकनेस है, यही जो कमजोरी है, जो उसे उसकी शक्ति को, आई थिंक ये भी राइट ही है, कोई नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। दस वीकनेस इज हिज पावर। जो उसकी जो पावर जो उसको बता रहे हैं कि उसकी शक्ति को कौन कमज़ोर करता है, तो यही वीकनेस जो है, उसकी जो कमजोरी है, वही इसकी शक्ति को कमज़ोर करता है। नंबर 17, व्हेन एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट ऑफ इट्स होल। सांप कब और कैसे अपनी छेद से आता है। स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है, जो यह एक जुलाई के महीने की घटना है। जो एक सिसिली जगह एक सिसिली है, जहाँ पे एटना वॉल्केनो भी, आप सभी को कुछ कुछ याद आता होगा, जहाँ पे एक कार्बो ट्री है, जहाँ पे एक वह बर्ड की तुलना करते, एक सी बर्ड अल्बाट्रॉस की। द स्नेक हैड कम आउट ऑफ इट्स होल ऑन ए वेरी हॉट डे टू ड्रिंक वाटर। जो सांप जो है वह अपने छेद से आता है एक बहुत ही चिलचिलाती धूप में, बहुत ही गर्मी वाले दिन में। क्या करने के लिए सांप अपने छिबिल से बाहर निकलता है? अरे तो सर पानी पीने के लिए निकलता है, बिकॉज इट वॉज वेरी थ्रस्टी, क्योंकि वह सांप उस दिन बहुत ज़्यादा प्यासा था। द इंटेंस हीट, जो तीव्र गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, फोर्स द स्नेक, वह सांप को जोर देती है, दबाव देती है, टू कम आउट ऑफ इट्स होल। ये चीज़ उसे कहती है कि अरे तू बाहर आ जा, बाहर आ जा। तो हाउ, कैसे आता है? तो वह उसको क्या होता है, जो अत्यधिक गर्मी जो थी वही जो है सांप को फोर्स कर देता है, मजबूर कर देता है बाहर आने के लिए। व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग से अबाउट द लाइफ ऑफ नीग्रोज। मार्टिन लूथर ने नीग्रो के जीवन के बारे में क्या कहा? द लाइफ ऑफ नीग्रोज इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कि नीग्रो जनजाति की जो जीवन है, मार्टिन लूथर किंग जो ये नोन आई हैव अ ड्रीम लिखा है, वह कहते हैं इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड। उसे अभी तक बहुत दुख से कहना पर अभी तक वो अपंग बनी हुई है। किस चीज़ से अपंग बनी हुई है? तो वह बनी हुई है जो सेग्रीगेशन, जो ये अलगाव भावना की जो हथकड़ी जो है पहना रखे हैं उस चीज़ से, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जो ये छुआछूत भेदभाव का जो ये चेन जो है एक तरह का जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, उस चीज़ से जो जुड़ा हुआ है, इस चीज़ से जो है ना नीग्रो जनजाति अभी तक अपंग बने पड़े हुए हैं। नीग्रोज आर लाइक अ डिसेबल्ड पर्सन। नीग्रो एक डिसेबल्ड पर्सन हो गए, जो एक अपंग व्यक्ति हो चुके हैं। हु कांट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, जो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। हम जो एक अपंग व्यक्ति की बात करते वो हम सभी किसी और व्यक्ति पे आश्रित होते, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि द लाइफ ऑफ नीग्रोज इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड। जो नीग्रो जनजाति की जो जीवन है वो बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, वो अभी तक जो है अपंगता में ही जी रही है। किससे? बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, और उस हथकड़ी से जुड़ गई, हथकड़ी से बन चुकी है। किसकी हथकड़ी से? तो ये अलगाव भावना की हथकड़ी से। एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जो छुआछूत के जो चेन है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, जो कोरोना की तरह थी पहले,
नीग्रोज आर लाइक अ डिसेबल्ड पर्सन, नीग्रोज जो है कि पूरी तरह से डिसेबल्ड हो चुके हैं, हु कांट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, जो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें कुछ भी करना होगा तो पहले परमिशन लेना होगा। इसी वजह से वाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन अभिभूत क्यों हो जाते हैं जब उन्हें क्या होता है, आपको या अब सुनिएगा, इसका हिंदी सुन लीजिए तो आपको पूरी हिंदी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन को ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा उन्हें क्या होता है, आपको जैसे मान लो आपने किसी से आज आप गए बोले कि यार दोस्त बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे 10,000 रुपये दे दे, तो वो आपको दे दिया, तो आप क्या होंगे उसके प्रति बहुत ज़्यादा आप जो है ना धन्यवाद देना चाहोगे। आपको लगता नहीं था कि आपको वो बंदा दे सकता था, लेकिन आपको दे दिया तो आप क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अभिभूत हो जाएंगे, आपको खुशी के मारे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये सब की वजह से जो है आपके बहुत ज़्यादा वो अभिभूत हो जाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आखिर डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों ओवरवेल्म्ड हो गए। तो इसका क्या आंसर है, द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड डॉक्टर जाकिर हुसैन द हेड ऑफ नेशन। जो भारत के जो लोग थे उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है वह राष्ट्र के जो है एक हेड के रूप में उन्हें निर्वाचित कर दिया। दे गेव हिम लव एंड अफेक्शन, उन्होंने उन्हें प्यार और स्नेह जो दिया। कैसे प्यार और स्नेह दिया, तो उन्हें आज इतनी बड़ी पद पे बैठा करके, उन्हें आज प्रेसिडेंट बना करके, जो उन समय जो है उन्हें इतनी सम्मानजनक, उन्हें पूरा सबसे प्रथम भारतीय का सम्मान दे करके जो ये सम्मान जो दिया है, इस वजह से जो है वह बहुत ज़्यादा वो प्यार से अभिभूत हो गए हैं। सो ही इज़ ओवरवेल्म्ड, इसी सब वजह से वो ओवरवेल्म्ड हो गए, अभिभूत हो गए। किसकी वजह से, बाय द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि लोगों के विश्वास, भारतीय लोगों का विश्वास, उनके ऊपर जो इतना बड़ा विश्वास जो लोगों ने दिखाया, उस चीज़ से जो है वह अभिभूत हो गए। गाइस आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ गाइस यार दिल से यार एक बार लाइक करो, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके भी आप उसमें स्माइली जरूर दिया करो कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ नानू काका, नानू काका के साथ जो है मंत्री के साथ, सॉरी नानू काका के साथ मनोहर मलगांवकर कौन से ड्रेस पहन के गए थे। तो आपको कुछ कुछ अगर याद होगा इस कहानी में, आपने अपने भी स्कूल में कभी क्लासेस में पढ़े होंगे, तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि वह जाते हैं, द ऑथर पुट्स ऑन वाइट जोधपुरी कोट, जो लेखक जो है उन्हें मनोहर मलगांवकर को जो है नानू काका क्या करते हैं, उन्हें पहना देते हैं। क्या पहनाते हैं, वाइट जोधपुरी कोट विथ ऑरेंज टर्बन, उनके सर पे एक ऑरेंज कलर की पगड़ी बांध देते हैं। वेंट टू द मिनिस्टर, और जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए, अलॉन्ग विथ नानू काका के साथ। ड्रामाटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ए ट्रेजिडी, कोई जो दुख भरी अगर जो कोई ड्रामा होती है तो उसकी क्या क्या उसके स्ट्रक्चर होती है, उसकी क्या क्या घटनाएं होती है, तो आप इस तरह के 5 वर्ड्स को जरूर ध्यान में रखेंगे। द ड्रामाटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ए ट्रेजिडी आर, जो ड्रामाटिक स्ट्रक्चर्स हैं ट्रेजिडी के वो क्या क्या है, एक्सपोजिशन मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखावा करना। चाहे आप जो भी ड्रामा करो आपको दिखावा तो करना ही होगा। और ड्रामाटिक में क्या होता है, जैसे आपको दुख, अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि दुख थोड़ा होगा और आप उसको दिखाओगे क्या करके, दिखाओगे ऐसे करके आप दिखाओगे कि अरे बाप रे बाप लग रहा है पूरा संसार का दुख उसी के ऊपर टूट पड़ रही है। राइजिंग, एक्शन, एक्शन सब समझ ही रहे, क्लाइमैक्स समझ ही रहोगे आप जो मूवी में देखते हो। फॉलिंग एक्शन, जो गिरता हुआ एक्शन मतलब कि जो किसी के जहाँ बहुत ज़्यादा दुख हो रही है वो। एंड डिनाउंसमेंट, डिनाउंसमेंट का मतलब होता है समाप्ति। ये 5 वर्ड जो है आप जरूर ध्यान रखेंगे, यही जो है ड्रामाटिक स्ट्रक्चर्स हैं ट्रेजिडी के, दुख भरी ड्रामा के। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए नॉवेल, एक उपन्यास के क्या क्या लक्षण होते, क्या क्या गुण होते हैं। तो नॉवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, नॉवेल क्या है, उपन्यास क्या होता है, लोग नॉवेल कब लिखते हैं, उन्होंने अपने जीवन के बारे में। अब आपको मैंने बताया था ना कि आपको याद हो ये महात्मा गांधी ने एक अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो उसी तरह से जो है नॉवेल क्या करते हैं, लोग अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, उसी को तो नॉवेल कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, जो दूसरे लोग लिखते हैं किन्हीं के बारे में। तो नॉवेल क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक वो व्यक्त करने का तरीका है। किसके थ्रू, किसके माध्यम से, तो अलग अलग भाषाओं के माध्यम से। नॉवेल्स आर कम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन, नॉवेल क्या है, एक कम्बिनेशन है, एक संग्रह है। किस चीज़ का संग्रह है, तो काल्पनिक घटनाओं का, काल्पनिक कल्पनाओं का एक जो है संग्रह है। डेट एक्सप्रेस, जो वर्णन करता है लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, एक कहानी के रूप में जो है जीवन का वर्णन कर देता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए ड्रामा, ड्रामा के फीचर्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेंगे नॉवेल और ड्रामा के। द फीचर्स ऑफ ड्रामा आर, जो ड्रामा के जो फीचर्स हैं, जो लक्षण जो हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, स्टेज चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, पात्र, डायलॉग तो चाहिए ही चाहिए, सैनिक इफेक्ट्स, सीन जो हमारा जो होगा उसके कुछ प्रभाव चाहिए, जैसे कि वो
मतलब कि इस तरह का जैसे दुख हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा त्रासदी हो गई तो उस तरह का उसका सीन बनना चाहिए। म्यूज़िक चाहिए, गेस्चर्स मतलब होता है ये आपका इशारा वगैरह कुछ होना चाहिए, मेलोडी, धुन, ये सब जो चीज़ें हैं उन ड्रामा में चाहिए, तभी जाके एक ड्रामा देखने लायक बनती है। 24 वाट लीड इंग्लिश टू बोरोइंग, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऐसी क्या ज़रूरत हो गई कि इंग्लिश को जो है दूसरे कंट्री से जो है बोरो करना पड़ा। दूसरे हमारे जो इंडिया में जो इंग्लिश जो है वह कई देशों से ली गई भाषा है। तो द रैपिड रेट ऑफ चेंज, जो इतनी तेज़ी में जो बदलाव जो हो रहा है, ग्रोथ बढ़ोतरी हो रही है, एंड डेवलपमेंट और जो विकास जो हो रहा है ऑफ द इंग्लिश का, डैट दियर वोकेबलरी लैक द वर्ड्स, जिसकी वजह से जो है इसके जो शब्दकोश है, जिसके जो शब्द संग्रह है उसमें शब्द की कमी होती जा रही है, टू एक्सप्रेस सम न्यू आइडियाज़, ताकि उससे वह एक नई विचारों को प्रकट कर सके, एंड टेक्निक, एक नई टेक्निक को प्रकट करने में उन्हें बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। दिस नीड्स, यह ज़रूरी है, लेड टू द बोरोइंग, यही ज़रूरी है जिस वजह से जो है इंग्लिश क्या होता है, हम ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, किसी से भाषा हम ले रहे हैं, फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश एंड अदर लैंग्वेजेस, और भी दूसरे भाषाओं से हम इंग्लिश को हम बोरो कर रहे हैं, हम उसे ले रहे हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है गाइस। दोस्तों ये आपको कैसा वीडियो लगा, प्लीज़ गाइस इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा के अलग अलग प्रकार बताएं। तो देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ ड्रामा, 5 प्रकार के ड्रामा है। ट्रेजिडी, दुख भरी ड्रामा, कॉमेडी, हास्यपूर्ण ड्रामा, ट्रेजी कॉमेडी, दुख भी हो हास्य भी हो, इस तरह की मजाकिये भी हो, मैलो ड्रामा जो दुख और थोड़ा थोड़ा खुशी भी हो, वन एक्ट प्ले, एक तरफा ड्रामा। तो इस तरह से आपके जो है 25 क्वेश्चन कवर हो गए गाइस। आप सभी मेरे साथ अगले वीडियो में फिर से जुड़ना ना भूलें। इतना के लिए अभी तक के लिए धन्यवाद।